हेलो, वेलकम बैक। आई आर के द्विवेदी फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल रसूलपुर बदले। 3-4 दिन से आप लोगों का कई बार फोन आया और कुछ लोगों ने यह निवेदन किया कि सर टेंस बता दीजिए, टेंस समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कंफ्यूजन हो रहा है, कैसे बदलें। तो आज मैं आप लोगों को टेंस बताने चल रहा हूं। विशेष ध्यान दीजिएगा ताकि हमेशा के लिए यह टेंशन खत्म हो जाए। हाँ, टेंस टेंस मीन्स काल। अनादिकाल से यह काल समय का चक्र चल रहा है और जिसे आप लोग देख रहे हैं कि यह चक्र कभी बंद नहीं होता है। इस समय चक्र को हम टेंस कहते हैं। मान लीजिए कि दादाजी का नाम टेंस है और दादाजी के 3 संतान हुई। एक का नाम प्रेजेंट है और दूसरे का नाम पास्ट है और तीसरे का नाम फ्यूचर है। अब ये संतान अपना परिचय देते हैं, अपना नाम बताते हैं, तो कहते हैं कि एक कहता है कि मेरा नाम प्रेजेंट टेंस है, दूसरा कहता है पास्ट टेंस है, तीसरा कहता है फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट की विशेषता, गुण या पहचान क्या है? तो प्रेजेंट कहता है कि जो आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जितना संसार में हो रहा है, मैं प्रेजेंट हूं। और जब आप वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो आपके वाक्य अंतिम अक्षर हैं, हूं, हैं, हो अगर लिखा है तो आप प्रेजेंट टेंस मानिए। इसी तरह से पास्ट टेंस कहता है कि मैं आपका अतीत हूं, जो पहले था। अर्थात जब आपके वाक्य में था, थी, थे लिखा रहे, तब आप समझिए कि मैं पास्ट हूं। और फ्यूचर कहता है कि जो न है और न था, जो आगे चलकर होगा, आपके वाक्य में गा, गे, गी लिखा रहे, तब आप उसे फ्यूचर टेंस समझिए। यह इस तरह से ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का विशेषता, गुण, दोष और पहचान रहा। इंग्लिश में यदि इज, एम, आर लिखा है तो प्रेजेंट, वाज, वर लिखा है तो पास्ट और विल, शैल लिखा है तो फ्यूचर हुआ। जैसे प्रेजेंट का एग्जाम्पल देखिए, मैं विद्यार्थी हूं, तुम बुद्धिमान हो, कौवा काला होता है, आज सोमवार है। इसी तरह से पास्ट का देखिए कि मैं बीमार था, वह लड़की थी, तुम खुश थे, सोमवार था। फ्यूचर का वह आएगा, ऐसा होगा, तुम पढ़ोगे, इत्यादि। प्रेजेंट इन तीनों टेंस में, तीनों भाइयों में सबसे मजबूत है, जो हर समय अपनी बात प्रस्तुत करता है। संसार में जितनी चीजें चल रही हैं, हो रही हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब प्रेजेंट है। जैसे आप इस समय बॉय हैं या गर्ल हैं, इसके पहले आप चाइल्ड थे, तो चाइल्ड आपका भूत है, पास्ट है। और अब आप बूढ़े होंगे, नौजवान होंगे, यह आपका फ्यूचर है। अंडरस्टैंड? दादाजी के पास 4 गोल्ड कॉइन, स्वर्ण मुद्राएं थी। जो सबसे कीमती वैल्यूएबल मुद्रा थी, उसका नाम था इंडेफिनिट। इसके बाद दूसरी जो थी उससे कम थी, कंटिन्यूअस। इसी के बराबर परफेक्ट था, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस था। ये 4 स्वर्ण मुद्राएं थी। जॉन मिल्टन ने इन स्वर्ण मुद्राओं को टैलेंट कहा है, प्रतिभा, ज्ञान। दादाजी ने ये इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस के 3-3 नग थे। इंडेफिनिट के 3 थे, कंटिन्यूअस के 3, परफेक्ट के 3 और परफेक्ट कंटिन्यूअस के 3 स्वर्ण मुद्राएं थी। एक स्वर्ण मुद्रा हर पुत्र को दे दिया। जब प्रेजेंट को दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, पास्ट को दिया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, फ्यूचर के दिया तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ। इसी तरह से दूसरी स्वर्ण मुद्रा
कंटिन्यूअस को जब दिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हुआ। तीसरी मुद्रा परफेक्ट को जब दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ। इसी तरह से जब चौथी स्वर्ण मुद्रा दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। इन मुद्राओं में से, स्वर्ण मुद्राओं में से इंडेफिनिट जो सबसे स्ट्रांग है, सबसे वैल्यूएबल है, वह जिसके पास है वह सबसे मजबूत है, टैलेंटेड है। और ये जीवन का 60% वैल्यू इंडेफिनिट से होता है और ये 20% है, ये 20% है, ये 20% है, ये 60% स्वयं है ना। अब आप देखिए कि इस तरह से 4 प्रेजेंट हुए, 4 पास्ट हुए, 4 फ्यूचर हुए, टोटल 12 टेंस हुए या 12 टैलेंट हुए या 12 स्वर्ण मुद्राएं हुई, गोल्ड कॉइन्स हुए। अब आप यूं समझिए कि जिसके पास ये 12 टेंस है, अर्थात इसकी जानकारी है, वह टैलेंटेड है, जीनियस है और जॉन मिल्टन की तरह इस टैलेंट का प्रयोग करके वह अमर हो जाएगा। टेंस पढ़ने के पहले हम 2 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे। हर टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद प्रिंसिपल वर्ब होता है, अर्थात प्रिंसिपल वर्ब के पहले ऑक्सिलरी वर्ब लिखा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब को हम यहां पर एवी कहेंगे और प्रिंसिपल को पीवी कहेंगे। हर टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब अलग अलग होती है। प्रेजेंट टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब अलग, पास्ट की अलग और फ्यूचर की अलग होगी। अब हम एक एक करके प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट का अध्ययन करेंगे। नाउ कम टू सी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि नाम से आप समझ रहे हैं कि इंडेफिनिट माने अनिश्चित, जिसमें कुछ भी चीज निश्चित नहीं है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की विशेषता या गुण या पहचान यह है कि जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं, तो है, तो हूं, ना है इत्यादि लिखा रहता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, वे खेलते हैं, तुम खेलते हो, मैं खेलता हूं, वह खेलता तो है, मैं खेलता तो हूं, मुझे खेलना है इत्यादि। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की विशेषता या गुण या पहचान है कि आ, ई, ए, ता था, ती थी, ते थे, तो थी, तो था, ना था इत्यादि लिखा रहता है। जैसे वह आया, वह आई, वे आए, वह खेलता था, वह खेलती थी, वे खेलते थे, वे खेलते तो थे, वह खेलती तो थी, मुझे खेलना था। यह रहा पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे? जब वाक्य के अंत में अंतिम अक्षर गा, गेगी या ना लिखा होगा तब आप समझिएगा कि यह फ्यूचर टेंस है। जैसे वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगी, मैं आऊंगा, मुझे पढ़ना होगा इत्यादि। अब इंग्लिश में जब भी हम वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले हम नंबर, अर्थात सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, जो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है उस पर ध्यान देंगे कि अंग्रेजी में 2 नंबर होते हैं, एक प्लूरल नंबर और एक सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर एक व्यक्ति, एक वस्तु को बोध कराता है। ही, शी, इट यह प्रोनाउन है। राम, सीता, गीता, etc यह नाउन है, यह सिंगुलर नंबर है। और प्लूरल नंबर है, एक से अधिक जब होते हैं तो प्लूरल होता है। जैसे प्रोनाउन में दे, वी, यू और नाउन में बॉयज, गर्ल्स etc। सब्जेक्ट के रूप में ये हमेशा लिखे जाते हैं। इसी के बाद हम हर टेंस में एवी लिखेंगे और पीवी लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब लिखेंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। अंडरस्टैंड? नाउ अब हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की वार्ता करेंगे।
हाँ, एक चीज याद रखिए कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है हमेशा प्लूरल में होता है, और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट होगा, या प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा। ना फर्स्ट एग्जांपल देखिए कि अगर ये प्लूरल है तो हम ए बी लिखेंगे, लेकिन इसमें ए बी नहीं दिया हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण है अफर्मेटिव सेंटेंस कि अपने साथ सहायक क्रिया को नहीं रखता है, यह स्वयं अपना कार्य कर लेता है। इसमें केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, और आई सिंगुलर नंबर है, इतना महत्वपूर्ण, इतना सर्वश्रेष्ठ अपने को सिद्ध करता है, या आई माने मैं इतना घमंडी है कि वह अपने ढंग से क्रिया को लगाता है। यहां पर वह प्लूरल वर्ब के साथ रहता है और लोग मानते भी हैं। तो आई गो, ये आई के साथ गो प्लूरल नंबर हो गया। अब सिंगुलर देख लीजिए, एक ही गोज, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगाते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो अतीत है, जो इसके पहले था आई ए, मैं गया, आई वेंट, क्यों? यहां भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है और वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा जाता है, और गो का सेकंड फॉर्म वेंट है। अगर ही के साथ कहेंगे तो ही वेंट हो जाएगा। सब्जेक्ट एक वचन का है या बहुवचन का है, दोनों के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। अंडरस्टैंड? नाउ फ्यूचर टेंस में देखिए, जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब विल दिया हुआ है और शैल भी दिया हुआ है, तो विल शैल में से दोनों में से एक लिखेंगे, लेकिन आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है और अन्य के साथ में विल का प्रयोग होता है। जब ऑक्सिलरी वर्ब लिख लेंगे तो प्रिंसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जरूर लिखेंगे। नाउ सी द एग्जांपल, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, आई के साथ शैल, ही विल गो, ही के साथ विल का प्रयोग। यह अफर्मेटिव सेंटेंस रहा। अब आप निगेटिव देखिए, निगेटिव में क्या है? निगेटिव बनाने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। नाउ सी द एग्जांपल, इसमें डू या डज है। डू डज का मतलब है डू प्लूरल नंबर है और डज सिंगुलर नंबर है, तो एक वचन है तो डज लिखेंगे, बहुवचन है तो डू लिखेंगे। इसमें देखिए आई गो है, तो आई है तो सिंगुलर लेकिन प्लूरल माना जाता है, तो इसलिए इसके साथ डू लगेगा, तो निगेटिव इसका बनेगा आई डू नॉट गो। इसी तरह से ही गोस का निगेटिव बनेगा ही डज नॉट गो। अंडरस्टैंड? अब आप पास्ट में देखिए, यहां डिड दिया हुआ है, यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका निगेटिव बनेगा पास्ट का आई डिड नॉट गो, और इसका निगेटिव बनेगा ही डिड नॉट गो। चाहे ये सिंगुलर प्लूरल हो, सब्जेक्ट दोनों के साथ में डिड नॉट लिखा जाएगा। अब फ्यूचर की बात देखिए, जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब विल शैल दिया है, इसी के बाद नॉट लगाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, इसका हो जाएगा, इसका देखिए आई शैल नॉट गो, इसका ही विल नॉट गो। अब आप देख रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यहां नॉट लगा हुआ है, यहां ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा है, यहां ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा है। अंडरस्टैंड? ये अफर्मेटिव निगेटिव हो गया। अब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले ए बी लिखेंगे, तब सब्जेक्ट लिखेंगे,
तब वर्ब लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहां है आई गो, ही गोज। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो ऑक्सिलरी वर्ब हम पहले लिखेंगे, जैसा कि ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू डज होता है, ये आपको मालूम हो गया है। अब इसका डू डज में से एक चीज लिखेंगे और देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। इसमें आई गो, ये सब्जेक्ट आई है, आई के साथ डू आई गो क्वेश्चन मार्क। डू ऑक्सिलरी वर्ब है, इसकी हिंदी होगी क्या, क्या मैं जाता हूं। इसी तरह से इसका देखिए, डज ही गो, इसकी हिंदी क्या, क्या वह जाता है। अब इसी का पास्ट देखिए, पास्ट में दिया है ही वेंट, अफर्मेटिव है, इसकी ऑक्सिलरी वर्ब डिड होती है तो डिड को पहले करेंगे निगेटिव में, डिड आई गो। इसकी हिंदी क्या। कहने का तात्पर्य जब ऑक्सिलरी वर्ब को जब सबसे पहले लिख देंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब का हिंदी होता है क्या, और क्या शब्द से जब क्वेश्चन शुरू करते हैं वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और डिड आई गो, क्या मैं गया। इसी तरह से फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर की ऑक्सिलरी वर्ब होता है विल शैल, इसी को हम पहले लिख देंगे तो विल ही गो क्वेश्चन मार्क, शैल आई गो क्वेश्चन मार्क। यहां भी उसकी हिंदी क्या हो गई, अंडरस्टैंड। अब ये पहला क्वेश्चन बना जिसका वाक्य का प्रारंभ हिंदी में क्या शब्द से शुरू होता है। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं और क्वेश्चन वर्ड होते हैं हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, इटीसी, कई होते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लिखेंगे। ये ऑक्सिलरी वर्ब के पहले लिखा जाता है, अर्थात ये हमारा रूल हुआ क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद एवी, उसके बाद यस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, तब क्वेश्चन मार्क। और चूंकि इंडेफिनिट की चर्चा हम कर रहे हैं इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। इस रूल के अनुसार क्वेश्चन वर्ड लगाकर देखिए कि ये हमारा है डू आई गो, क्या मैं जाता हूं। अब इसी के पहले लगा दीजिए क्वेश्चन वर्ड में व्हाई डू आई गो, मैं क्यों जाता हूं। इसी तरह से हाउ डू आई गो, व्हेन डू आई गो इत्यादि क्वेश्चन बनेंगे। पास्ट में देखिए कि अब पास्ट में हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था डिड आई गो, इसी के पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे तो व्हाई डिड आई गो, वेयर डिड आई गो, हाउ डिड आई गो, इस तरह से बना। अब फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर में दिया है शैल आई गो या विल आई गो, इसी के पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे तो हो जाएगा वेयर शैल आई गो, मैं कहां जाऊंगा, तुम कहां जाओगे, वेयर विल यू गो, वह कहां जाएगी, वेयर विल शी गो, अंडरस्टैंड। यह रहा सिंपल। इसके बाद अब आप देखिए कि मैंने बताया कि हैज टू और हैव टू का भी प्रयोग होता है। तो हैज टू जब वाक्य के अंत में ना लिखा रहे, ना है या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं लिखा रहे, तब हैज टू का प्रयोग करेंगे। ना मुझे जाना है, आई हैव टू गो, ये प्रेजेंट टेंस है। हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। आप अभी तक पढ़े होंगे कि टू गो इन्फिनेटिव है,
लेकिन इसकी हिंदी होती है कि मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है। तो ना है या पढ़ता है, पढ़ती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम इसका अध्ययन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इसी तरह से उसे जाना है या उसे पढ़ना पड़ता है, तो ही हैज टू गो। अंडरस्टैंड? यहां ही हैज टू गो, उसे जाना पड़ता है, उसे जाना है। अब तो है मैंने बताया, मैं पढ़ता तो हूं, तो जहां आ गया जोर देकर के आ गया, तो आई डू रीड। वह पढ़ता तो है, ही डज रीड। कहने का मतलब जब तो आ जाएगा या पढ़ता है आ जाएगा, तब वहां पर हम ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। और जहां केवल सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, वहां ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसा कि मैं आपको बताया। इसी का पास्ट टेंस देखिए जरा। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। उसे जाना था, ही हैड टू गो। उसे जाना पड़ता था, ही हैड टू गो। मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो। और फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर में दिया है विल हैव, शैल हैव के बाद टू लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसका मतलब मुझे जाना होगा, आई शैल हैव टू गो। आई शैल हैव टू गो। उसे जाना होगा, ही विल हैव टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, पड़ेगा जोर दिया जा रहा है, आई शैल हैव टू गो। उसे जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो। यह रहा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नाउ कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्रिया जारी रहती है, समय नहीं दिया रहता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है कि वाक्य के अंत में अंतिम अक्षर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं लिखा रहता है। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है, वे पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं। और कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। वो पढ़ रहा था, वो पढ़ रही थी, वे पढ़ रहे थे। फ्यूचर टेंस की पहचान है जब क्रिया जारी है, समय नहीं दिया है, तो इसमें लिखा रहेगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। वह पढ़ रहा होगा, वो पढ़ रही होगी, वे पढ़ रहे होंगे, मैं पढ़ रहा हूंगा। यह हिंदी में पहचान है। इंग्लिश में ये सब्जेक्ट तो लिखेंगे ही आप, इसके बाद आप देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, फिर प्रिंसिपल वर्ब लिखेंगे। प्रेजेंट टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब है इज, एम, आर। सिंगुलर नंबर अगर सब्जेक्ट है तो इज लिखेंगे, और आई लिखा है तो एम लिखेंगे, और बहुवचन का प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो आर लिखेंगे, और सभी के साथ वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। नाउ सी द एग्जांपल। ही इज गो रीडिंग। ही के साथ इज, अगर आई होता तो आई एम रीडिंग। यू होता यू आर रीडिंग। ये प्रेजेंट हो गया। अब आप देखिए पास्ट। पास्ट में क्या है कि सिंगुलर नंबर वाज के साथ तब होगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, से, इट, राम, श्याम, गीता, सीता है तो वाज लिखा जाएगा। यहां पर देखिए आई के साथ वाज होगा। अब आई सिंगुलर नंबर माना गया है, वहां तो प्रेजेंट में आप देखेंगे कि डू डज का जहां प्रयोग होता था इंडेफिनिट में, वहां आई के साथ डू लगता था, प्लूरल लगता था। लेकिन यहां पर आई के साथ सिंगुलर वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब वाज होगा। तो आई वाज रीडिंग। इसी तरह से ही वाज रीडिंग, मोहन वाज रीडिंग, और बहुवचन है तो दे वर रीडिंग इत्यादि। फ्यूचर टेंस में देखिए विल और शैल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बी लिखेंगे, और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। जैसे
he will be reading, he will be reading। इसी तरह से मोहन विल बी रीडिंग, आई के साथ शैल होता है तो आई शैल बी रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग। ये रहा फ्यूचर। अब इसका निगेटिव आपको बनाना है। निगेटिव में हमने आपको बताया है कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा ही इज नॉट रीडिंग। इसी तरह से आई एम नॉट रीडिंग, यू आर नॉट रीडिंग। इसमें देखिए आई वॉज रीडिंग दिया है तो आई वॉज नॉट रीडिंग, आई वॉज नॉट रीडिंग। यू वर नॉट रीडिंग, दे वर नॉट रीडिंग, दे के साथ वर होता है। इसमें फ्यूचर में विल शैल के बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि यही ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हो जाएगा ही विल नॉट बी रीडिंग। आई शैल नॉट बी रीडिंग, दूसरे का आई शैल नॉट बी रीडिंग। यह रहा निगेटिव। इंट्रोगेटिव में देखिए ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिख देंगे। हमने बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, लेकिन हाँ वर्ब में आईएनजी क्वेश्चन मार्क, ये हमने पहले ही बताया, अब भी बता रहा हूं। इसका ही इज रीडिंग का इंट्रोगेटिव देखिए, इज को पहले करिए, इज ही रीडिंग। क्या वह पढ़ रहा है, इज ऑक्सिलरी वर्ब अगर पहले लिखा है तो इसका अर्थ क्या। इसी तरह से एम आई रीडिंग, आर यू रीडिंग। पास्ट में देखिए आई वॉज रीडिंग दिया है, इसका निगेटिव आई वॉज रीडिंग का निगेटिव आई वॉज नॉट रीडिंग। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वाज को हम पहले कर देंगे, तो वाज आई रीडिंग। अगर नॉट लगा देंगे तो इंट्रो निगेटिव सेंटेंस बनेगा, यहां पर नॉट लगा दीजिए। अब हो जाएगा वॉज आई नॉट रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा था। इज ही नॉट रीडिंग, क्या वह नहीं पढ़ रहा था। यहां नॉट लगाएंगे तो इंट्रो निगेटिव हो जाएगा। फ्यूचर में देखिए शैल या विल को पहले कर दीजिए तो हो जाएगा शैल आई बी रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँगा। अगर निगेटिव बनाना है तो शैल आई नॉट बी रीडिंग, यहां पर नॉट लगाइए, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा शैल आई नॉट बी रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा। अब क्वेश्चन वर्ड का लगाइए। जब क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे तो हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, इसको सबसे पहले लगा देंगे, अर्थात इसी के पहले, सब्जेक्ट के पहले। इसमें दिया है इज ही रीडिंग, अगर दिया है क्या वह पढ़ रहा है, आप लगा दीजिए व्हाई इज ही रीडिंग, वह क्यों पढ़ रहा है। अगर आप कहते हैं वह क्यों नहीं पढ़ रहा है तो ही के बाद नॉट लगा दीजिए। व्हाई इज ही नॉट रीडिंग, वह क्यों नहीं पढ़ रहा है। इन दिस वे, इसको देखिए, अगर इसमें पहले से दिया है या आप जानते हैं कि वाज आई नॉट रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, अब व्हाई लगा दीजिए पहले, व्हाई वाज आई नॉट रीडिंग, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा था। अब क्यों की अंग्रेजी आ गई, व्हाई। इन दिस फ्यूचर टेंस में देखिए, अगर लिखा है शैल आई नॉट बी रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो क्यों की अंग्रेजी व्हाई। शैल आई
not be reading। मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँगा। इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन वर्ड को जब पहले लिखेंगे तो इसके बाद ही ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, तब आई लिखेंगे, और तब नॉट तब बी लिखेंगे, तब इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस बनेगा। इस तरह से आपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस का अध्ययन किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो लाइक करिए। अगर दोस्तों से बात करना है, दोस्तों को बताना है कि हाँ टेंस इस तरह से पढ़ा जाता है, तो शेयर कर दीजिए। और इस टेंस का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।